हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेखपाल के कार्य विभागीय जानकारी। अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पिछले जितने भी लेखपाल के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से, पार्टिकुलर ही इस चैप्टर से आते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 100 नंबर का पेपर होना है, जिसमें से 100 क्वेश्चन का पेपर होना है। 25 क्वेश्चन ग्राम समाज एवं विकास से आएगा। तो इसी क्रम में देखते हैं, हमने 10 से 12 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं जिनके ऑप्शंस रखे हैं, और इन्हीं ऑप्शंस के माध्यम से हम इसके संपूर्ण व्याख्या में जाएंगे और संपूर्ण व्याख्या विश्लेषण करते हैं हर एक क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1955, 1954, 1968 और 1950। आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? इसमें से आपका सही ऑप्शन है 1954। ठीक है, विस्तार से जानेंगे चकबंदी योजना के विषय में। ठीक है, किसके विषय में जानेंगे? चकबंदी योजना के विषय में विस्तार से जानेंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। 1954 में शुरू हुई। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई? 2 जगह, एक मुजफ्फरनगर जिला में और एक आपका दूसरा ज़िला था सुल्तानपुर। यहीं 2 ज़िले से आपके शुरू हुई, सुल्तानपुर। अच्छा, पार्टिकुलर यहाँ कैराना में, वर्तमान में कैराना जो है शामली ज़िले में, इसलिए शामली निकल रहा है बार बार। तो कैराना तहसील, कौन सी तहसील थी? कैराना तहसील। ठीक है, दूसरी तहसील जो सुल्तानपुर ज़िले में थी, ये कौन सी तहसील थी? मुसाफिर खाना इसका नाम था, मुसाफिर खाना तहसील थी। वर्तमान में मुसाफिर खाना कहाँ है? अमेठी में है। अमेठी ज़िला बन गया है, 2007 में बना। वर्तमान में अमेठी में है मुसाफिर खाना। यहीं 2 जगह से चकबंदी योजना का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये तो बात हुई शुरुआत होने की। अब इस चकबंदी योजना का पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कब किया गया? चकबंदी योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया? 1958 में। शुरुआत इन्हीं 2 जिलों से, 2 तहसील से हुई थी। 1958 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू। अच्छा, चकबंदी में होता क्या था? छोटे छोटे खेत के टुकड़े अलग अलग क्षेत्रों में पड़े होते थे। एक 2 बीघे का खेत, 10 बिस्से का खेत मान लीजिए यहाँ है, तो अगला आपका 2 किलोमीटर दूर है, तो किसान को आने जाने में तकलीफ होती थी। इसी कारण चकबंदी योजना को लागू किया गया। सभी जोतों को, खेतों के आकार को जोत कहते हैं, और जोतों को मिलाकर एक जगह कर दिया गया। इससे किसान को किसानी करने में, खेती करने में सुविधा हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं। अधिकारों के प्रालेख, पटवारी के नक्शे के कपड़े की कॉपी, कृषि प्रालेख, ऑप्शन डी मैपिंग सीट। तो ऑप्शन ए इसमें सही है आपका, अधिकारों के प्रालेख। ठीक है, यह एक दस्तावेज होता है। क्या है ये? दस्तावेज है। ठीक है, जमाबंदी क्या है? एक दस्तावेज है। अच्छा, इसमें होता क्या है इस दस्तावेज में? यह पहली बात तो तहसील में रहता है, और उस तहसील में जितने गांव होते हैं, ठीक है, उस तहसील में जितने गांव होते हैं, सभी गांव के भू अधिकार, कौन सा जमीन किसके नाम से है, उसी भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं। ठीक है, भू अधिकार के प्रलेख। ठीक है, यही होता है जमाबंदी। ठीक, अधिकारों को प्रलेख भी कहा जाता है। तहसील में जितने गांव होते हैं, सभी गांव के जितनी भी ज़मीनें होती हैं, किसके अधिकार में है, यही जमाबंदी में
नोट रहता है, लिखा रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1945, 1947, 1952 और 1956। पूछ रहा है कि कब पारित किया गया था। तो पारित तो किया गया था 1945 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पारित हुआ था 1945 में। लेकिन लागू कब किया गया? 1946 में। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी हाईवेज होंगे, राजमार्ग, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जो भी सड़कें, बड़ी सड़कें बनेंगी, उनके लिए किसी का भी खेत जमीन सरकार वर्तमान कीमत से अधिक, या जो भी सरकार नियत करे, तय करे, उस पर उतना मुआवजा देकर उसका ज़मीन जो है अपने कब्जे में ले सकती है। ये एक्ट कब पारित हुआ? 1945 में, और लागू 1946 में हुआ। तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1945 और 1946 में लागू किया गया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कितनी ग्राम सभा की मीटिंग या बैठक होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास, 3, 4, 6 और 2। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। तो आपके पास चारों ऑप्शन हैं, 3, 4, 6 और 2। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2। ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए। ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठक होगी। दो बैठक। अच्छा, कब कब होगी? पहली बैठक जो होगी, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, 2015 के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग पेपर उठा के देखिएगा, सब क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। पहली बैठक जो होगी खरीफ की फसल कटने के बाद, खरीफ की फसल कटने के बाद। अच्छा, खरीफ की फसल में कौन कौन आते हैं? धान, ठीक है, मक्का, ये सब आपके खरीफ की फसल आते हैं। दूसरी बैठक कब होगी? रबी की फसल कटने के बाद। रबी की फसल कटने के बाद। अब रबी मतलब, रबी नाम नहीं है यहाँ रबी मतलब है कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक के बीच में कभी भी की जा सकती है। मतलब गेहूँ, सरसों, चना, ये सब फसलें कटने के बाद। खरीफ की फसल में धान, बाजरा, मक्का, ये सब फसलें कटने के बाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा कि खसरा और खतौनी लेखपाल या पटवारी तैयार करता है। ऑप्शन बी इसमें दिया है, पटवारी, ऑब्लिक लेखपाल कर लीजिएगा। पटवारी राजस्थान में अभी भी कहते हैं, लेकिन पटवारी शब्द को चौधरी चरण सिंह जी ने समाप्त कर दिया था 1952 में, और लेखपाल नाम नया शब्द लाया था। ठीक है। तो खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? लेखपाल तैयार करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भूमि की नाप का कार्य कौन करता है? भूमि की पैमाइश शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग और भू प्रबंध विभाग। तो भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं
कौन करते हैं? अपने राजस्व विभाग वाले। राजस्व विभाग में सर्वोच्च कौन होता है? डीएम होते हैं, फिर एडीएम होते हैं, फिर आपके एसडीएम होते हैं, ठीक है। फिर आपके तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, और इसी में आपके कानूनगो होते हैं, फिर सबसे लास्ट में आपका लेखपाल होता है, ठीक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राजस्व विभाग करता है भूमि के मापन का कार्य। अगला प्रश्न है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो ऑप्शन 4 हैं आपके पास, आयकर, विक्रय कर, लगान और उपकर। तो आयकर और विक्रय कर तो होगा नहीं, क्योंकि आयकर लगता है जिसके पास संपत्ति अधिक हो, वर्तमान में 5 लाख से ऊपर, इनके ऊपर आयकर लगता है, जिनको हम नॉर्मली इनकम टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स। विक्रय कर, जो भी वस्तुएं बेचते हैं उन पे विक्रय कर, वर्तमान में जीएसटी लगता है, विक्रय कर इंक्लूड हो गया है जीएसटी में। लगान लगता है, ठीक है। कौन सा कर लगता है? लगान। क्या नाम है इसका? लगान। लगान एक मूवी भी बनी थी आमिर खान की, बहुत अच्छी मूवी है, देखिए आप लोग, मज़ा आएगा। लगभग उसमें 1892 के आसपास की कहानी है। गांव में सूखा पड़ता है, 1892 के आसपास में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, और उस समय गांव में सूखा पड़ता है, तो उस गांव के लोग लगान नहीं दे पाते हैं। उस समय लगान वसूला भी जाता था। उस समय अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो व्यवस्था बनाई थी, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, वही व्यवस्था हुआ करती थी। तो लगान मूवी में है क्या कि गांव के लोग 1892 के आसपास सूखा पड़ने के कारण या जो भी कारण रहा हो, लगान नहीं दे पाते हैं। तो अंग्रेज उनके सामने एक कंडीशन रखते हैं कि मुझसे आप लोग क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट में अगर आप मुझे हरा देंगे तो आपका लगान माफ़ हो जाएगा, अगर आप मुझे नहीं हरा पाएंगे तो आपको दुगना लगान देना पड़ेगा। अच्छा, लोग निराश होते हैं कि अंग्रेज़ों से क्रिकेट कौन खेले, ये तो पहले से ही क्रिकेटबाज हैं। लेकिन बाद में सब गांव के लोग तैयार होते हैं और मिलकर अंग्रेज़ों को हरा देते हैं। बड़ी अच्छी मूवी है लगान, और लगान ही ऐसी पहली मूवी थी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, ठीक है, लगान मूवी। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, लगान। जिक्र आया तो मैंने भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। अगला प्रश्न है कि जमाबंदी तैयार की जाती है कितने प्रतियों में? अभी मैंने जमाबंदी के बारे में आपको बताया कि भू अधिकारों के प्रलेख होते हैं, इसमें किसके पास ज़मीन है इसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड होता है ज़मीन का मालिक कौन है, ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है जमाबंदी में। अच्छा रखा, पूछ रहा है कि जमाबंदी तैयार कितने प्रतियों में की जाती है? तो जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। कितनी प्रतियों में? ऑप्शन सी सही है, 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। अच्छा, रहती किसके किसके पास? एक प्रति रहती है लेखपाल के पास, और दूसरी प्रति किसके पास रहती है? सेकंड प्रति ये रहती है सरकार के पास। सरकार के पास मतलब ये नहीं कि बाबा योगी आदित्यनाथ आपकी जमाबंदी लेकर ठहरेंगे। सरकार के पास मतलब होता है जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके देख रेख में तहसील पर रखी रहती है। तहसील का देख रेख तो तहसीलदार ही करता है ना, तो तहसीलदार के या तहसील में रखी रहती है। तो कहने का मतलब एक प्रति लेखपाल के पास, दूसरी प्रति सरकार के पास रखी रहती है। जमाबंदी 2 प्रति में तैयार की जाती है, ठीक है। जमाबंदी में होता क्या है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि इसमें अभिलेखों के अधिकार होते हैं,
अभिलेखों के अधिकार। ठीक, इनका रिकॉर्ड जो बनाया जाता है तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए बनाया जाता है। इसमें अच्छा, इसमें अभिलेखों के अधिकार में इसमें लिखा क्या जाता है कि ज़मीन का मालिक कौन है, भूस्वामी कौन है, और क्या लिखा जाता है, ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है। अच्छा, और क्या लिखा जाता है, ज़मीन परती है या उपजाऊ है। मतलब जितनी ज़मीन के बारे में ज़मीन के बारे में जितना भी ब्यौरा रहता है वो सब इसमें लिखा जाता है जमाबंदी में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। इसके ऑप्शन हैं कि भूमि के आधार पर, भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर, और उपरोक्त में कोई नहीं। ऑप्शन डी इसमें सही है, उपरोक्त में कोई नहीं, क्योंकि भूमि के विक्रय के समय जो मुद्रांक या स्टाम्प हम नॉर्मली जानते हैं, स्टाम्प, मुद्रांक नहीं, मुद्रांक समझेंगे नहीं, हिंदी बहुत कठिन है, तो मुद्रांक को अंग्रेजी में अगर स्टाम्प कह दें तो आप लोग समझ जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। आप लोग तहसील में जाइए या कहीं जाइए, बोल दीजिए हमको मुद्रांक पत्र दे दीजिए या मुद्रांक शुल्क पत्र दे दीजिए, थोड़ी देर वो सिर खुजलाएगा, अगर ये कहाँ मांग लिया, ये कहाँ मांग लिया। लेकिन आप कहेंगे स्टाम्प पेपर दे दे, तुरंत निकाल के दे, 100 वाला 120 का और 120 वाला 240 का, मतलब ज़्यादा हो गया लेकिन बढ़ाए के रेट लेते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि भूमि के विक्रय के समय स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है किस आधार पर। आधार पूछ रहा है, क्यों लगाया जाता है भैया। 5 लाख की जमीन रहती है तो पता लगता है उसमें 90,000 का स्टाम्प शुल्क लग गया। यही इसके कहने का मतलब है कि भूमि के, कहते ना भूमि लिखा हो जाती, जमीन लिखा हो जाती, जाते पता लगा 1.5 लाख के स्टाम्प पेपर। जितनी भूमि या जोत का आकार रहता है उसी के आधार पर, उसी के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगता है। तो पूछ रहा है कि इसका आधार क्या है, क्यों लगता है, कोई नियम है, आधार, नियम, कानून, क्या कारण है कि जो ऐसा होता है। तो यह इसलिए लगता है क्योंकि एक एक्ट है, एक अधिनियम है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, बड़ा पुराना, अंग्रेजों ने बनाई थी ये प्रथा। अंग्रेजों ने इसलिए भी बनाया था कि कोई ज़मीन अगर खरीदे तो खरीदे ना पाए। पहली बात तो ज़मीन उस समय सस्ती हुआ करती थी, अगर ज़मीन खरीद भी रहा है तो सरकार को क्या मिल रहा है इससे। सरकार ने अपने लिए बनाया था कि मुझे इससे ज़मीन का हस्तांतरण होगा, इसके एवज में मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, और यह इसलिए भी ज़रूरी होता है, इसी आधार पे लगता है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899। अच्छा, ज़रूरी क्यों होता है, यह भूमि की बिक्री को भी प्रमाणित करता है। भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। कैसे प्रमाणित करेगा, आपने 1 लाख रुपए का स्टाम्प गवर्नमेंट से खरीदा, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पूछा भैया क्यों खरीद रहे हैं, तो आपने कहा कि जनाब हम फलाने से 2 बीघा खेत खरीद रहे हैं, इसलिए हमने आपके भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार मैंने 1 लाख का स्टाम्प खरीदा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है, सरकार के पास रिकॉर्ड हो जाता है कि फला ने इस कारण से स्टाम्प खरीदा है, और इसका बाकायदे लेखा जोखा जो रहता है वह रजिस्ट्री में दर्शाया रहता है और रजिस्ट्रार के ऑफिस में रखा भी रहता है। ठीक है, स्टाम्प शुल्क बाजार की, भूमि की बाजार कीमत पर लगाया जाता है। किसके आधार पर लगाया जाता है, स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत पर के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें वैसे भी जाननी चाहिए, क्योंकि आदमी का सपना होता है रोड के किनारे ज़मीन खरीदें, लेकिन जब एक बिस्सा ज़मीन खरीदे जाते हैं तो पता लागत कि 1.5 लाख रुपए की स्टाम्प लागत है, काहे की ज़मीन ही रहा था 17-18 लाख रुपया के। ठीक है, जानना भी चाहिए, नॉर्मली जानना चाहिए, हम सबको सामान्य ज्ञान के लिए जानना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि
एक कृषि खेत की मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? ऑप्शन 4 आपके सामने, जरीब द्वारा, ऑप्शन बी प्लेन टेबल द्वारा, इसमें प्लेन लिखा गया है, प्लेन टेबल है वो, ऑप्शन सी प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, ऑप्शन डी थियोडोलाइट द्वारा। तो जरीबी ओरीबी हम सब लोगों ने सुना होगा बचपन में ही। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जरीब द्वारा। अच्छा, इसमें होता क्या था, एक चैन होती थी। जरीब, अच्छा जरीब क्या होता है? हमारे बाबा जी कहते थे कि पक्का 5 बीघा जरीबी उनके पास है। तो पक्का 5 बीघा तो खेत समझ आता है, लेकिन जरीबी जोड़ते थे उस समय, हमको समझे नहीं आता था जरीबी क्या है। तो पता लगता था कि जिस चैन से इसको नापा गया है 5 बीघा, उसी को जोड़ कर कहते हैं पक्का 5 बीघा जरीबी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जरीब क्या है। जरीब है भैया एक चैन, एक जंजीर। पहले फीता रहना कि 100 मीटर 200 मीटर ऐसे खोलते हुए चले जाते थे। तो इसी जंजीर का प्रयोग किया जाता था नापने के लिए खेतों को, प्राचीन समय, अंग्रेजों के समय या उससे पहले। और यह जरीब 55 गज या कितने का होता था? एक जरीब 55 गज का या फिर 20 नॉट के बराबर। ठीक है। अब एक जरीब के वर्ग को, यानी 55 गुणे 55 गज बराबर 1 बीघा। ठीक है, इतने को कह देते थे 1 बीघा। तो एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। वर्ग, वर्ग मतलब उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न ही खत्म हो गया। चलिए अगला पार्ट इसका लेकर आते हैं। 10 प्रश्न है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास, इसका हम बढ़िया सा एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं और डेली 1-2 वीडियो इसका अपलोड करते रहेंगे। तो चैनल पे आप लोग बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।